हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ ली है? अभी तक हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टी किसकी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ठीक है ना। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ये वाली चीज़ हमने पढ़ी हुई है। देन उसके बाद हमने देखा था डेंसिटी, डेंसिटी देखी थी। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था भाई, डेंसिटी के बाद देखा था मेटालिक करैक्टर, मेटालिक करैक्टर देखा था ना। तो भाई अभी आ गया भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी आ गई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। आपको देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से समझते क्या हो? देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं भाई? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे के सारे है ना। तो ये वाली चीज़ इसकी ये 3D सीरीज़ है, 4D भी होगी है ना, 5D भी होगी, ये सारी की सारी सीरीज़ होंगी ना। तो भाई अभी हम कहानी किसकी कर रहे हैं भाई? देखिए मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज़ होती होगी भाई? पहले पता होना चाहिए ना मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है। जैसे जब हम उधर पी ब्लॉक में भी हमने ये प्रॉपर्टी करी थी ना, तो पी ब्लॉक में भी हमने करा था, तो उधर हमने क्या देखा था? उधर हमने देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट वो होता है कि जब देखिए सॉलिड होता है, सॉलिड क्या हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। सॉलिड, आप लोग सॉलिड को हीट करते हो और वो लिक्विड में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना। कोई टेम्परेचर देना पड़ता है ना, ठीक ठाक टेम्परेचर देना पड़ता है ना। वो क्या थे भाई? नॉन मेटल्स थे। वो क्या थे? नॉन मेटल्स थे है ना। वो नॉन मेटल्स थे। उनमें मैंने क्या बोला था? कोवलेंट बॉन्ड होते थे, ठीक है ना। कोवलेंट वजह से H2, इसके बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। और ये भी क्या है? H2 है। ये कोवलेंट बॉन्ड होंगे तो इधर इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होंगे ना। तो इधर एक फोर्स होती थी, इसको बोलते थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता था? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता था भाई किसका? जैसे ये वाली चीज़ है, ये H2 है, ये दूसरा H2 है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जिसको आप बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और वंडरवॉल फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और एक और कौन सी थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाली चीज़ आप लोगों ने इधर देखी थी ना, देखी थी। तो ये क्या थे? नॉन मेटल्स थे। तो इनमें क्या हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अब भी देखिए जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये क्या? ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मेटल्स है ना ये। और आपको पता है मेटल्स क्या होता है? जैसे ये वाला आयरन की एग्जांपल लेते हैं हम। आयरन Fe+2, Fe+2, ये कोई सॉलिड होगा। इधर आयंस होंगे है ना, ये आयंस होंगे ना इधर। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? डीलोकलाइज होते हैं, मतलब घूम रहे होते हैं। तो उनके बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। वो इधर घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स इधर घूम रहे होते हैं ना। तो इनके बीच में क्या? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? मेटालिक बॉन्ड बोलते हो, ठीक है ना। मेटालिक बॉन्ड बोलते हो, मेटालिक बॉन्ड बोलते हो। ये इलेक्ट्रॉन में क्या है? नेगेटिव चार्ज, और इसमें आयरन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? एक अट्रैक्शन है। उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो भाई? मेटालिक बॉन्ड। उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो? मेटालिक बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में बॉन्ड होता है, उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो? मेटालिक बॉन्ड। तो अभी देखिए ये भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो इनमें भी क्या होता है भाई? मेटालिक बॉन्ड होता है। तो मेटालिक बॉन्ड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? या तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, एस में कितने इलेक्ट्रॉन? एक हो सकता है और दो हो सकता है। वो तो आसानी से लूज हो सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होते थे तो उधर हमारा कोवलेंट बॉन्ड टाइप बन जाता था, बट हम उसको बोलते मेटालिक बॉन्ड थे। होता वो कोवलेंट बॉन्ड था, बट हम उसको बोलते मेटालिक बॉन्ड थे। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करी हुई है। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, तो आपका मेटालिक करैक्टर इतना ज़्यादा खतरनाक होगा, और आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो इस केस में, ट्रांजिशन मेटल्स के केस में, आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेटालिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, ट्रांजिशन मेटल्स के केस में किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि आपका मेटालिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो भाई आपका मेटालिक बॉन्ड क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा भाई। बस सिंपल सी कहानी है भाई, ठीक है ना। आप लोग अभी देखिए, पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ये तो मैंने बता दिया, मतलब पूरा इस टॉपिक में हमने क्या चीज़ करनी है।
ठीक है, ये वाली चीज़ बता दी। तो अभी हम इस टॉपिक को जो आपने लिखना है वो मैं आपको चीज़ को बता देता हूँ, ठीक है ना, जो कि आपको अगर जगह वो उसके लिए लिखना है। मैंने क्या बोला, ट्रांजिशन मेटल्स का क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, तो इनका भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है भाई। जैसे कल मैंने टंगस्टन का आपको बताया था 3420 डिग्री सेल्सियस। भाई कितना, जो मैक्सिमम ये मेटल्स होते हैं ना 1000 डिग्री सेल्सियस से तो ऊपर ही होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस। भाई 1000 डिग्री सेल्सियस कितना ऊपर है भाई, खुद बताइए भाई 1000 डिग्री सेल्सियस कितना होगा। जब आपका पानी गर्म हो जाता है तो भाई 50, जब आपका इधर गर्मियों में टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 40 पहुंच जाता है, तो आप रोना स्टार्ट हो जाते हो। तो भाई ये 40 कितना गुना है, 40 कहाँ, 40 डिग्री सेल्सियस, और ये कहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस। तो भाई क्या हो जाएगा, वो मेटल भी भाई देखिए इतने टेम्परेचर पे मेटल क्या हो जाएगा, पिघलने लग पड़ेगा। इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है आपको लोहे को पिघलाने के लिए। और ये सारे के सारे मेटल्स हैं ना, जैसे टंगस्टन को अगर पिघलाना होगा तो 3420 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। ओके, ये वाली चीज़ हो गई 3420 डिग्री सेल्सियस। भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तभी आप लोग इसको कहाँ पे यूज़ करते हो भाई, बल्ब्स में। बल्ब्स में देखिए कितनी ज़्यादा हीट होती है ना, हीट पैदा होती है, हीट होती है ना, उधर हीट होती है, तो मैक्सिमम चांस अगर कोई छोटा मोटा आपने नॉर्मल सा मेटल रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। बट वो क्या है, ये क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेटल है टंगस्टन, तो ये क्या इतना पिघलता नहीं है ईजिली, पिघलेगा नहीं ईजिली। तो आपका जो फिलामेंट है उधर वो यूज़ हो सकता है, और आपका फिलामेंट, आपका बल्ब जीवित रहेगा। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए उसके बाद हम लोग देते, मैंने क्या बोला, ट्रांजिशन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम इधर क्या करते हैं भाई, ट्रेंड्स देखते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ तो वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इनका। तो भाई इनका क्या है, पहले क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, फर्स्टली इंक्रीजेस, फिर मैक्सिमम पहुंच जाता है, और लास्ट में क्या डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। फर्स्टली इंक्रीजेस, देन मैक्सिमम हो जाता है, फिर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ये इनका ऑर्डर है। इसका रीज़न हमने आप लोगों ने देखना है। अभी आप लोगों को सब हर एक चीज़ पता लग जाएगी, बस आप लोग पेशेंस रखिए। और मैंगनीज टेक्नीशियम और रीनियम, ठीक है ना, मैंगनीज टेक्नीशियम और रीनियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई, लो। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है इनका। ये क्या एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल मतलब एक्सेप्शनली इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ याद रखना। मैंगनीज कौन सा हो गया भाई, क्रोमियम के बाद जो आता है, जैसे होता है ना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज के नीचे क्या होता है, टेक्नीशियम, फिर रीनियम, ठीक है ना। मैंगनीज टेक्नीशियम रीनियम, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हो गई। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई, बहुत ज़्यादा लो। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बोली, इनका ट्रांजिशन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और फर्स्टली ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, देन एक टाइम पे मैक्सिमम हो जाता है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर जाता है। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को बताई। तो अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन, इसके रीज़न समझते हैं कि भाई इसके क्या कारण है। फर्स्टली देखिए भाई, चीज़ तो मैंने आपको बता दी है भाई, मेटालिक बॉन्ड की कहानी है उनका। देखिए मैंने कल आपको स्ट्रक्चर्स बताए थे, जैसे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है ना, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, और बीसीसी बॉडी सेंटर्ड पैकिंग। ये वाली मेटल्स की ऐसी पैकिंग होती है। मेटल्स की क्या होती है, ये पैकिंग होती है, और ये एक करेक्टरिस्टिक है कि उनकी प्रॉपर्टी है भाई। मेटल्स की ऐसी पैकिंग होती है, ये आपने चीज़ पढ़नी है अभी के लिए। अगर आपको चीज़ नहीं पता लगेगी तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होती है, बीसीसी पैकिंग क्या होती है। ये एक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, मेटल्स के, और ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है। तो आप समझ सकते हो कि मेटल्स के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपने इन्होंने लिखा होगा मेटल्स हैव दिस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये इनका लैटिस है, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। लैटिस और स्ट्रक्चर एक ही बात है, ठीक है ना। मेटल्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, और लैटिस आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, और बॉडी सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है ना। और ये जब ये वाली पैकिंग हो गई, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, तो इधर क्या होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग मेटालिक
बॉन्ड्स होते हैं, ये वाली चीज़ तो आपको पता है, ठीक है ना। बिकॉज जब उनका ये वाला स्ट्रक्चर होगा, कोई खतरनाक सा स्ट्रक्चर होगा, तो उनके बीच में बॉन्ड्स कौन से होंगे भाई? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? जैसे ये वाला आयरन हो गया, तो इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे ना, इधर घूम रहे होंगे, ठीक है ना, पूरे इधर ऐसे इधर फ्लो कर रहे होंगे, इधर ऐसे ऐसे मूव कर रहे होंगे, इधर ऐसे ऐसे मूव कर रहे होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। इधर आयरन क्या होगा? आयरन प्लस टू, आयरन प्लस टू, ठीक है ना, Fe+2, तो ये घूम रहे होंगे, डीलोकलाइज हो रहे होंगे, तो इनके बीच में क्या, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होती है? एक अट्रैक्शन हो जाती है। उसको आप लोग क्या बोलते हो? मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड इधर होता है, ये मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। और अगर आपको इन मेटालिक बॉन्ड को तोड़ना हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत हद से ज़्यादा एनर्जी। आपको देखिए, अगर मेटल को पिघलाना होगा, ये तो अभी ये मेटल का वो स्ट्रक्चर है भाई ठीक ठाक, जैसे आपका वो ये मेटल का स्ट्रक्चर है, इधर मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो भाई ये वाला बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा। ये वाला आयरन और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ना, मेटालिक बॉन्ड, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ना पता कैसे है? इसको जब आप तोड़ लोगे ना, तो आयरन क्या करेगा? Fe+2 दो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा और आपका क्या बन जाएगा? आयरन बन जाएगा, ये वाली चीज़। ऐसे बहुत सारे आयरन बन जाने हैं और उन्होंने क्या फ्लो करने लग पड़ना है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हो गई। तो इन बॉन्ड्स को आपने तोड़ना है, ठीक है ना, इन बॉन्ड्स को आप लोगों ने क्या करना है? तोड़ना है, ठीक है ना। इन बॉन्ड्स को आप लोगों ने क्या करना है? तोड़ना है। जब ये मेटालिक बॉन्ड्स को अगर आप लोग तोड़ दोगे, देन आपका क्या बन जाएगा? आयरन बन जाएगा। आयरन बन गया तो वो क्या करना है? मूव करने लग पड़ेगा। अभी देखिए है क्या, आयरन के एटम्स है ना, ये आयरन का एटम, ये आयरन का एटम, ये बेचारे अभी अकेले हैं, इनके बीच में कोई भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये अभी मूव करने लग पड़ेंगे, ये लिक्विड बन चुके हैं, ये लिक्विड बन चुके हैं और ये फ्लो करने लग पड़े हैं। देखिए ये इनके साथ, इसके साथ कोई भी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, इसके साथ कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, बिकॉज मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, ये अभी पिघल चुकी है चीज़, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा एनर्जी देके, जो कि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आपको वो एनर्जी देके आपको क्या करना पड़ेगा? मेटालिक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको आप बोलते हो हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, उस चीज़ को आप लोग बोलते हो हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ATOMIZATION। जो मेटालिक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, उस चीज़ को आप लोग बोलते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन। इसका क्या मतलब हो गया? जैसे पहले क्या था? Fe+2 था और क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे, है ना। ये वाले पहले आयन थे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स, ठीक है ना। तो अभी इधर से क्या बन गया? आयरन एटम बन गया। ये क्या अकेला मूव कर रहा है, ठीक है ना, अकेला मूव कर रहा है, इसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये भाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन है। तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, तभी ये क्या हो गया? मेटालिक बॉन्ड टूट गया और उधर से क्या बन गया? एटम बन गया। जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, जिससे क्या बने? मेटालिक बॉन्ड टूट जाए और एटम्स आपके बन जाएं, उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उस चीज़ को आप लोग बोलते हो हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटालिक लैटिस। जो आपका मेटालिक स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ना है और आपके क्या बन जाने हैं? फ्री एटम्स बन जाने हैं और उन्होंने क्या फ्लो करने लग पड़ना है। ओके, ये वाली चीज़ हो गई। समझ आती है चीज़? बस इतनी चीज़ आप लोगों ने समझनी है। मैंने क्या बोला कि भाई मेटल का एक मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, मेटालिक स्ट्रक्चर जो आपका प्रेजेंट होता है, उसके बीच में मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। मेटालिक बॉन्ड्स, अगर आप किसी चीज़ को अगर आपको पिघलाना होगा तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जो कि आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उस चीज़ को आप बोलते हो हीट ऑफ एटमाइजेशन। और आपको हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है? उधर से आपका मेटालिक बॉन्ड टूट जाते हैं और आपके एटम्स बन जाते हैं और वो फ्लो करने लग पड़ते हैं और मेटल आपका पिघल जाता है। ओके, एक मिनट पानी पी लेता हूँ। एटम्स आपके बन गए, तो इसकी वैल्यूज़ दे रखी होंगी आपको हीट ऑफ एटमाइजेशन की। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। इसके आपको जैसे मैं देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है भाई। एक्सपेरिमेंटली आपने देखा होगा, जब ये स्कैंडियम लिया होगा, टाइटेनियम लिया, वैनेडियम, क्रोमियम ये लिए होंगे और आपने एनर्जी दी होगी, तो आपको पता लगा होगा कि भाई एनर्जी क्या हुई होगी। एनर्जी फर्स्टली क्या हुई होगी? एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होगी जैसे जैसे एम्पियर जैसे जैसे। अभी ये वाली चीज़ बात नहीं करूँगा मैं, रीज़न आपको बता, पहले एनर्जी बता रहा हूँ। इधर इतनी लगी होगी थी, वैल्यूज़ कुछ होगी, ये मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंटली बताऊँगा। अभी एक टेबल दिखाऊँगा, उधर से आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना, क्या क्या सारी कहानी है। बस मैंगनीज़ की क्या होती है? कम होती है। फर्स्टली क्या होती है भाई? जिंक एक सॉफ्ट मेटल है, उधर भी ये मैं अभी बताता हूँ, ठीक है ना। चलो देख ही लेते हैं।
देखिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ये हो गया एंथैल्पी चेंज। ये दे रखी है वैल्यू, इधर ये मेटल्स के नाम होंगे जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये वाले सारे मेटल्स के नाम दिए होंगे, ठीक है ना, मेटल्स के नाम दिए होंगे ना। फर्स्टली देखिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ी, देन क्या करी, यकदम क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, फिर उसके बाद क्या हो गई, फिर उसके बाद बढ़ी, फिर थोड़ी बहुत बढ़ी, फिर क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। ये वाली चीज़ है, ये वाला ऑर्डर याद रखना। लास्ट में क्या देखिए बिल्कुल क्या हो गई, कम हो गई, मतलब उस मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज़्यादा कम एनर्जी लगी लास्ट में, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, जिंक होता है, ठीक है ना, लास्ट में जिंक होता है ना, तो उसको तोड़ने में बहुत कम एनर्जी लगी। तो बीच में भी क्या लगी भाई, ये देखिए इधर भी क्या लग रही है, कम लग रही है, इधर भी कम लग रही है। तो इधर ये किसका है, मैंगनीज का है, और ये किसका है भाई, जिंक का है। लास्ट में जो कम लग रही है ना वो जिंक है, और ये क्या है, मैंगनीज है। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। इनकी वैल्यूज़ मैं लिखता हूँ, वैल्यूज़ लिख लीजिए। वैल्यूज़ के पता क्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम की है भाई 326, इसकी वैल्यूज़ याद रहेगी तो कोई याद तो रहेगी नहीं, ठीक है ना, कोई ये सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ मैं। 515। क्रोमियम की है भाई 397, इसकी 281, इसकी 416, कोबाल्ट की 425, और निकल की कितनी, 430, कॉपर की 339, और जिंक की कितनी भाई, 126। देखिए जिंक की क्या बहुत कम है, 126 मतलब सबसे कम है ना। देखिए जिंक की क्या सबसे कम है, तो मतलब इसके मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने में बहुत कम एनर्जी लगी होगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। मैंगनीज की भी देख लीजिए 281, ये भी कम है भाई, ठीक है ना, कम है। इधर 281 इधर आ रही है, इधर आई होगी 281, ठीक है ना, मैंगनीज की है। और 397 ये थोड़ी क्रोमियम की है, ठीक है ना, क्रोमियम की है ये 397। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो देखिए वैनेडियम का भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक हीट ऑफ एटमाइजेशन है, इसकी भी ठीक ठाक हीट ऑफ एटमाइजेशन है, देखिए ठीक ठाक है, ठीक है ना। फर्स्ट ये देखिए बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, बढ़ी, फिर क्या हुई, कम हो गई, बढ़ी, कम हो गई, फिर क्या हो गई, फिर देखिए, फिर मतलब वही पहले बढ़ी 416, पहले देखिए बढ़ी ना 416 और 425, 430 इधर तक बढ़ी, 430 कहाँ तक, निकल तक। फिर क्या हो गई, कॉपर में क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, फिर इधर जाके क्या हो गई, यकदम क्या हो गई, कम हो गई। तो ये वाला ऑर्डर है, ठीक है ना। याद इतना रहता नहीं, अब सिर्फ आपको चीज़ इतनी याद रखने की, फर्स्टली क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखिए क्या हुई, हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या हुई, फर्स्टली क्या हुई, बढ़ी, फिर बिल्कुल कम हो गई, ठीक है ना। यही तो बोला था मैंने, पहले क्या होगी, बढ़ेगी, फिर बिल्कुल कम हो गई, फिर क्या आ जाएगी, फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर थोड़ी बहुत बढ़ी, फिर क्या हो गई, कम होना स्टार्ट हो गई। तो यही चीज़ तो मैंने बोली थी। तो ये वाली चीज़ है, याद रहेगी बात तो सही है, नहीं रहेगी तो भाई कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, इतना। तो ये वाली चीज़ अभी देखते हैं भाई इधर। तो भाई देखिए अगर जैसे ये 3D है ना, ये 4D है, ये 5D है। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, मेटालिक करैक्टर क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, मेटालिक करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ कर जाता है बिकॉज आपका साइज़, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ कर जाता है बिकॉज आपका साइज़ बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। और मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे डाउन द ग्रुप, बिकॉज साइज़ बढ़ जाएगा तो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, इधर ये इलेक्ट्रॉन होगा, इधर ऐसे ऐसे कुछ जैसे आयरन, रुथेनियम होगा, ठीक है ना। तो इधर Ru+2 और इधर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ठीक ठाक होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल के तो मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। मतलब इनकी जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ना, तो इनकी हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होनी, इससे भी ज़्यादा होनी। ये एक्सपेरिमेंटल कहानी है। तो अभी जो आपने थ्योरेटिकल इसका रीज़न दिया हुआ ना, वो समझते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंटल मैंने बता दिया ना, एक्सपेरिमेंटल रीज़न कि हीट ऑफ एटमाइजेशन से आपको पता लग गया कि भाई पहले क्या हुआ, पहले हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या हुई, बढ़ी, ठीक है ना। हीट ऑफ एटमाइजेशन से क्या पता लगता है भाई, मेटालिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो पता लगता है, ठीक है ना। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, देखिए पहले क्या हुई, बढ़ा, पहले बढ़ी, फिर क्या हुई, कम हो गई, बढ़ी, कम हुई, फिर थोड़ी बहुत बढ़ी, और लास्ट में क्या हुई, बिल्कुल कम हो गई। तो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ हमने देखी थी हीट ऑफ एटमाइजेशन में। देन देखिए उसके बाद देखिए ये वाली चीज़ें मैंने बताई, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो और जो जैसे जैसे ये हो गया, डाउन द ग्रुप जाओगे, जैसे क्रोमियम,
मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टंगस्टन क्या है लास्ट में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई, ठीक ठाक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी। जैसे आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, ठीक है ना, तो इनका भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई, बहुत ज़्यादा है ऑस्मियम का, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। तो अभी देखिए जो थ्योरेटिकल रीज़न आपने दिया हुआ है जो इसका मेल्टिंग पॉइंट का, वो तो मैंने कल भी बताया था कि क्या होगा, जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड, जो थ्योरेटिकल रीजन है वो तो मैंने एक्सपेरिमेंटल बता दिया ना, हीट ऑफ एटमाइजेशन, स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंड्स अपॉन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये देखिए ये 1 2 3 4 5 है ना, तो इधर क्या करेंगे भाई, ये क्या कर देंगे, इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे, ये इसके साथ क्या कर देंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे तो भाई चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बट इस कोवलेंट बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड ही बोलते थे, बिकॉज ये मेटल है ना, तो मेटल्स में जो बॉन्ड होता है उसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। ये वाली चीज़ मैंने कल आप लोगों को क्लियर बोली थी, तो आप लोगों ने चीज़ समझ लेनी है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, आपका मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और बॉन्डिंग क्या होगी, ठीक ठाक होगी, और आपका मेटालिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर चीज़ ज़्यादा मेटालिक होगी, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि उसको पिघलाना क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये वाली चीज़ होगी। अब एग्जाम्पल करते हैं, जैसे अगर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ जाएं तो मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, बढ़ जाएं तो मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी इसी चीज़ को हम देखते हैं भाई इधर, ठीक है ना, थ्योरेटिकल रीजन है ना। स्कैंडियम, स्कैंडियम में क्या होता है, 4s2 3d1 है ना, स्कैंडियम। टाइटेनियम में क्या 3d2, वेनेडियम में क्या 3d3 है ना, बाकी 4s2 ही होगा भाई, 4s2। क्रोमियम में क्या होता है 3d5 4s1 है ना। मैंगनीज में क्या होता है भाई 4s2 3d5। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, तो एक ही अनपेयर्ड है। इधर कितने हो, 2 अनपेयर्ड है। इधर कितने, 3 अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है। इधर कितने अनपेयर्ड है भाई क्रोमियम में, क्रोमियम में देखिए कितने है भाई, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, एक एस है, 5 पी है, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड है ना। तो भाई ठीक ठाक ये क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, ठीक ठाक होगा, बिकॉज मेटालिक बॉन्ड इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, ठीक ठाक होगा, ठीक है ना। मैंगनीज का कम क्यों होगा, इसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में आपको, पहले ये वाली चीज़ समझ लीजिए। देखिए ये वाली चीज़ हो गई, क्रोमियम में ये हो गया। आयरन में देखिए क्या हो गया, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 3d6 में लास्ट की लिख रहा हूँ, आर्गॉन इधर आता है, वो वाली चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इधर क्या होता है 3d6, 4s2 और 3d6, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गए 6 हो गए ना, 6 हो गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, कम होना स्टार्ट हो गए ना, तो दैट्स वाई आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था, कम होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। 7 हो जाएंगे तो अनपेयर्ड कितने रह जाएंगे, 3। 8 हो जाएंगे तो अनपेयर्ड कितने रह जाएंगे, 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होना स्टार्ट हो जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग मेटालिक बॉन्ड आपका वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट आपका वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ है भाई, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। देन देखिए मैंगनीज, मैंगनीज की क्या कहानी है भाई, और जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है, जिंक और मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है, इसका रीज़न पता क्या है, इसका रीज़न वेरा सिंपल है, ये एक्सेप्शनल केस है भाई, इसको याद रख लेना अच्छे से, बिकॉज इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 3d5 4s2, इसकी क्या है आर्गॉन 3d10 4s2। तो भाई ये क्या है 3d5 है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है फुल फील्ड है, 1 2 3 4 5 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और ये क्या है भाई फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 10 हो गए ना पूरे, 5 और 5 10 10 हो गए, इधर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इधर से भाई इधर क्या एस में कितने हैं, 2 हैं,
तो ये क्या हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो इधर से भाई इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन भाई अगर लूज़ ही नहीं हो पाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ ही नहीं हो पाएगा तो भाई क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ ही नहीं हो पाएगा तो भाई आपको खुद देखिए इधर चीज़ क्या बन जाएगी, सिर्फ मैंगनीस ही रह जाएगा, मैंगनीस रह जाएगा। तो इधर इलेक्ट्रॉन अगर, तो मेटालिक बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ ही नहीं हुआ तो मैंगनीस +2 और ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच मेटालिक बॉन्ड कैसे बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, मेटालिक बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, मेटालिक बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। तो भाई चाहे अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने मर्जी हो जाए, ठीक है ना, उधर लास्ट वाले में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बट मैंगनीस में तो 5 थे, बट क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ नहीं कर पाया वो, तो भाई क्या चीज़ हो गई, तो मेटालिक बॉन्ड नहीं बन पाया, दैट्स वाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, ये वाली चीज़ हो गई। और देखिए जिंक का क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, तो मेटालिक बॉन्ड कैसे बनेगा। और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो ये वाली चीज़ आप लोग समझ सकते हो। तो डीलोकलाइजेशन उधर इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं हुआ है। तो दैट्स वाई जिंक, कैडमियम और मरकरी ये क्या है भाई, सॉफ्ट मेटल्स हैं। ये क्या है, एक सॉफ्ट मेटल्स है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिकॉज इधर मेटालिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेटालिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो भाई आपका मेटालिक बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं हुआ है तो मेटालिक बॉन्ड बन ही नहीं पाया, तो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कम है। तो देखिए जिंक और कैडमियम क्या सॉफ्ट है, और क्या मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये कितना ही भाई हार्ड हो गया, ये तो क्या लिक्विड है, लिक्विड हार्ड थोड़ी ना होता है भाई, ये वाली चीज़ देखिए। और क्या हो गया, क्रोमियम में मैंने ये बोला था, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इधर क्या हुआ था, मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो चुका था, बढ़ चुका था, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था। तो आपका टंगस्टन क्या हो गया, एक जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। तो ये वाली चीज़ भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ओके। तो इतनी चीज़ सारी आप लोगों की हो गई। तो अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी के टेबल को देखते हैं भाई, ये वाली चीज़ हो गई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए ये वाली चीज़, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम हो ना, देखिए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। मोलिब्डेनम, टंगस्टन देखिए कितना ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर है ना, तो इसका टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा है। मैंगनीज का क्या है भाई, कम है। टेक्नीशियम, रीनियम, ठीक है ना, ये कम ही हुआ ना, देखिए कम। और जकदम उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा बहुत आयरन के केस में बढ़ा, बिकॉज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और इधर उसके बाद क्या हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया। और जैसे कॉपर पे आते आते बिल्कुल कम हो गया, देखिए कॉपर। और जिंक का भाई इससे भी कम होगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी तो इससे भी कम होगा, उन्होंने दिखाया ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना, बस यही ऑर्डर है कि फर्स्टली क्या हुआ, बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर क्या हुआ, थोड़ा बहुत बढ़ा, और उसके बाद क्या हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया। तो ये वाली चीज़ है, इतनी सी कहानी आप लोगों ने याद करनी है, ओके। बस ये वाली चीज़ याद हो, नोट्स दूंगा उसको पढ़ लेना, तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। थैंक यू।